किया था तो प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता की कुछ इनिशियल कुछ टर्मिनोलॉजी अपन ने डिस्कस की थी। आज अपन उसी कड़ी को आगे करते हुए आगे अपन डिस्कस करते हैं हम पिछली बार के प्रायिकता को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था आपसे कि प्रायिकता बेसिकली है क्या। जैसे कि अपन जानते हैं कि प्रायिकता का मीनिंग अपन ने बात की थी कि प्रायिकता जब हम कोई भी हमारी संभावना है उन संभावनाओं को मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो उसे हम प्रायिकता कहते हैं। हमें प्रायिकता निकालने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यूज की थी, जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, यादृच्छिक प्रयोग। यादृच्छिक प्रयोग कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके सारे परिणाम हमें पहले से पता हो और क्या परिणाम हमें आने वाला हो ये अज्ञात हो, इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर हमने बात की थी एक सैंपल स्पेस, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी परिणाम हो सकते हैं उन सबका समुच्चय या कलेक्शन क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस। फिर हमने बात की थी कि एक घटना इवेंट और इवेंट बताया था कोई भी सबसेट कोई भी पार्ट सैंपल स्पेस का वो घटना कहलाता है। हमेशा जो प्रायिकता कैलकुलेट की जाती है वो घटना की कैलकुलेट की जाती है। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं कि वो जो प्रायिकता है वो कैसे कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले एक प्रायिकता कैलकुलेट करने का मैथमेटिकल तरीका, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो आज अपन डिस्कस करते हैं प्रायिकता में मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ये जो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है हम कहें गणितीय प्रायिकता। कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में माना कुल एन, जो मैंने कैपिटल एन शो किया है, ये कुल परिणाम कुल आउटकम्स हैं उस रैंडम एक्सपेरिमेंट। यदि हमें आपसे बात की कि हमें प्रायिकता निकालनी है वो हमेशा घटना की प्रायिकता निकालनी है। मान लीजिए हमारे पास कोई ए घटना है, उस घटना में इस घटना के पक्ष में जो आउटकम्स हैं वो एम है। तो ए कोई घटना है, इस घटना या इवेंट की हमें प्रायिकता निकालनी है तो हमें इस घटना की पी का मतलब प्रायिकता, घटना ए की प्रायिकता, ये निकालने का तरीका है एम अपॉन एन। अभी आपको एम क्या बताया, एम का मतलब था कि इस ए घटना के पक्ष में फेवर में कितने आउटकम्स हैं। दूसरा एन क्या बताया, एन बताया कि इस कुल हमारे इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में कुल कितने परिणाम हैं। तो मीनिंग क्या हुआ, फेवरेबल केसेज, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, टोटल आउटकम। यानी पक्ष में परिणाम, उस घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं और कुल परिणाम। तो हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो हमें ये कैसे निकालनी है, ये मैन आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का। अब हम इसी को आगे बात करते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करें इस चीज को। तो हम पहला एक एग्जांपल लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखा देता हूं मैं आपको, इसको अपन बात करते हैं कि मान लीजिए एक सिक्के को हम 3 बार उछालें। कितनी बार उछालें, 3 बार। या इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं 3 सिक्के को 1 बार उछालें, दोनों का मीनिंग समान है। एक सिक्के को 3 बार उछालें या 3 सिक्के को 1 बार उछालें। एक सिक्के को 3 बार उछाला। यदि आप 3 बार उछालोगे, 3 बार उछालने पर हम पहला क्वेश्चन करें इनमें तीनों बार सिक्का है। आप जानते हैं कि जब आप सिक्का उछालते हैं तो
तो या तो चित्त आता है या पट्ट आता है। तो पहला क्वेश्चन हम ये निकालना चाहते हैं प्रायिकता, तीनों बार क्या आए, तीनों बार चित्त आए। दूसरा क्वेश्चन, तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं। दूसरी बार 2 बार चित्त आए, इन 3 बार में से कितनी बार चित्त आए, 2 बार चित्त आ जाए। तीसरा क्वेश्चन इसी का, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम 1 बार चित्त आए। चौथा क्वेश्चन, 4 बार चित्त आए। एक 5वां क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 बार चित्त आए। इन सभी, ये मान लीजिए किसी एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, तो इन कुछ बिंदुओं पे हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी इन कुछ घटनाओं की हमें प्रायिकता निकालनी है। इस जो प्रायिकता निकालनी है उस, ये कौन सी, अभी आपको मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया किसी भी इवेंट की प्रायिकता निकालने का। अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते चलते हैं, प्रायिकता कैसे निकालेंगे। सिक्के को यदि हम 3 बार उछाला, 3 बार उछाल लिया, कितने रिजल्ट होंगे टोटल, कितने होंगे, 8। तो आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, देखो सैंपल स्पेस हो गया, तीनों बार हेड आ सकता है, आ सकता है। दूसरा हो सकता है जब 2 बार, पहली बार हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए। तीसरा हो सकता है हेड टेल हेड। चौथा हो सकता है हेड टेल टेल। 5वां हो सकता है टेल हेड हेड। 6वां हो सकता है टेल हेड टेल। 7वां हो सकता है टेल टेल हेड। और 8वां टेल टेल टेल। यदि हम सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था। 1 बार उछालने पर 2, 2 बार उछालने पर उसकी पावर लगा दें, 3 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 3, यदि 4 बार उछालोगे तो 2 की पावर 4, यानी 2 बार उछालोगे तो कुल परिणाम 4, 3 बार उछालोगे तो 8, 4 बार उछालोगे तो 16। ऐसे परिणाम टोटल हमें प्राप्त होंगे। तो हम जब कितनी बार उछाल रहे हैं, 3 बार, तो टोटल परिणाम मिले हमें 8। तो ये n का मान तो हो गया इस क्वेश्चन में 8, n तो हो गए 8। कुल परिणाम हमें कितने मिल रहे हैं, 8। अब हम अलग अलग घटना की प्रोबेबिलिटी निकालते चलते हैं। पहला क्वेश्चन, तीनों बार चित्त आए, इसमें कौन सा है, कौन सा केस आपको मिल रहा है जो तीनों बार चित्त आए, ओनली ये केस जिसमें तीनों बार चित्त आ रहा है। जिसका मीनिंग n का मान क्या हो गया, पहली वाले में, पहली क्वेश्चन में 8, सॉरी एक ही फेवर में है, तीनों बार चित्त आने के में एक ही घटना, एक ही आउटकम फेवर में, और टोटल कितने हो गए 8। तो पहली घटना की प्रायिकता क्या हो गई मैथमेटिकली, आंसर हो गया 1/8। क्लियर। पहली घटना के फेवर में ये वाला आउटकम, और टोटल आउटकम कितने हो गए 8। तो ये पहले का आंसर। ये आपका प्रायिकता आपने कैलकुलेट कर ली कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, उसमें तीनों बार चित्त आने की प्रायिकता पूछा जाए आपसे, तो आंसर हो गया 1/8, एक फेवर में। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए, सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि कितनी बार चित्त चाहिए हमें, 2 बार, 2 बार चित्त चाहिए। अब आप इसमें देखें, इन 8 परिणामों में से ऐसे कौन से परिणाम है जिनमें 2 बार चित्त आ रहा है, एक, इसमें भी 2 बार चित्त आ रहा है, इसमें भी 2 बार चित्त आ रहा है। कितने परिणाम है, ओनली 3। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 आउटकम ऐसे हैं जो 2 बार चित्त आने के फेवर में है। टोटल परिणाम कितने हैं, 8। तो आपकी दूसरी घटना की प्रायिकता
कितनी हो गई 3/8। क्लियर। ऐसे ही तीसरी क्वेश्चन है, कम से कम एक बार चिपकाए। कम से कम एक बार चिपकाए, एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, तो इसका मीनिंग ये एक से ज्यादा बार चिपते, ये भी एक से ज्यादा बार चिपते, ये भी एक से ज्यादा बार चिपते, ये एक बार चिपते, ये भी 2 बार, ये भी और ये भी, सारे एक बार से ज्यादा। ये ऐसा है जिसमें चिपते नहीं है। इसका मतलब m का मान तीसरे में कितना हो गया 7, कुल कितना हुआ 8। तो तीसरी घटना कम से कम एक बार चिपकाने की प्रायिकता हो गई 7/8। क्लियर। तीसरे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कम से कम एक बार आए, ऐसी। क्लियर। अब हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कितनी बार चिपते चाहिए, 4 बार। हम एक सिक्के को उछालें तो ज्यादा से ज्यादा कितनी बार चिपटा सकते हैं, 3। हमें कहीं यहाँ पर 4 चित्र दिख रहे हैं, नहीं। इसका मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो इस घटना के फेवर में है। तो इसका मतलब चौथे वाले क्वेश्चन में m का मान कितना हो गया 0, n का मान कितना हो गया 8। यदि हम इसका रिजल्ट बताएं तो क्या हो गया 0। आपसे अपन ने पिछली वीडियो में, पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जहां पर किसी घटना की प्रायिकता 0 हो, वो घटना कैसी घटना कहलाती है, नल इवेंट, शून्य घटना। तो ये कैसी घटना है कि ये पॉसिबल नहीं है कि 3 बार एक सिक्के को उछाला जाए और 4 बार चिपटा जाए। मैक्सिमम कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार नहीं आ सकता। तो ये इसका आंसर हो गया 0। एक लास्ट क्वेश्चन, अधिक से अधिक 2 बार चिपटाए। कम से कम, अधिक से अधिक का मतलब मैक्सिमम तो 2 आए और मिनिमम कितना हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2, अधिकतम 2 हो। जब अधिकतम 2 हो तो उस घटना के फेवर में हम बात करें तो आपके उस घटना के फेवर में ये सारे रिजल्ट सिर्फ 2 से ज्यादा, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इस वाले आउटकम को लगा दें, तो सारे जितने भी हमारे और परिणाम हैं वो इस घटना के फेवर में हैं। तो आपके पास 5वीं घटना का 7/8, m का मान तो 7 सारे परिणाम और n का मान 8। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन आप मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। क्लियर। पहले क्वेश्चन में एक सिक्के को यदि 3 बार उछाला जाए तो 3 बार उछालने पर कितनी प्रायिकता, 3 बार चिपटा है, इसकी प्रायिकता क्या आएगी 1/8, एक ही फेवर में। 2 बार चिपटा है, इसकी प्रायिकता आएगी 3/8। कम से कम एक बार चिपटा है, इसकी प्रायिकता 7/8। 4 बार चिपटा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसकी प्रायिकता 0। और अधिक से अधिक एक बार चिपटा है, इसकी प्रायिकता 7/8। ये हमने मैथमेटिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं संभावनाओं को, वो हमने कैलकुलेट किया। एक दूसरा क्वेश्चन हम करें। यदि हम पासा, आप पासा समझते हैं, डाइस, यदि हम डाइस को उछालें, दो पासों को उछाला जाए, 2 पासों को उछालने पर दोनों पासों का अंक, दोनों पासों का अंकों पहला क्वेश्चन, दोनों पासों पे जो अंक आ रहे हैं वो अंकों का योग 10 हो। अंकों का योग, अंकों का योग का मतलब जोड़ कितना है 10। दूसरा क्वेश्चन, दोनों पासों के अंकों का योग 12। तीसरा क्वेश्चन, दोनों पासों के अंकों का योग 14।
चौथा क्वेश्चन, पासों के अंक समान हों। एक पासे पर कम से कम एक अंक हो। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि आपको दो पासे, हर पासे, दोनों पासों, पहले पासे पे 6 अंक होंगे और दूसरे पासे पे भी 1 से लेके 6 अंक होंगे। हम ये कह रहे हैं कि दोनों पासों को एक साथ उछालें, चाहे हम ये कहें एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासों को 1 बार उछालें, दोनों का मीनिंग समान है, ध्यान रखें। ऐसे नहीं कि दोनों से अलग अलग रिजल्ट निकालेंगे, दोनों से एक ही तरह से आपको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि यदि सिंपल वे में मैं कहूँ कि इन दोनों पासों को जोड़े, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें। क्वेश्चन समझ में आ गया सबके? क्वेश्चन क्लियर? कि हम 2 पासों को उछाल रहे हैं, तो पहले पासे में कितने अंक हो सकते हैं? 1 से 6। दूसरे पासे में कितने हो सकते हैं? 1 से 6। जब पहले पासे पर अंक हो सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे दूसरे पासे पर कितने हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे दोनों पासों पे अंक है। यानी हमारे पास हम कहें क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैं इसका कॉम्बिनेशन बना दूं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36 ये हो सकते हैं कि दोनों पासों पर 1 आ सकता है। दोनों पासों पर पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पर 2 आए। ऐसे पहले पासे पे 1 आए, दूसरे पासे पे 3 आए, 1 आए 4 आए, 1 आए 5 आए, 1 आए 6 आए। पहले पासे पर 2 आए, दूसरे पासे पर 1 आए, 2 2। ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जा सकते हैं? 2 6। पहले पासे पर 3 1 3 2। ऐसे 3 6 4 1 4 2 और 4 6 5 1 5 6 6 1 से लेके 6 तक। जब आप देखेंगे कुल परिणाम हो गए आपके। कुल परिणाम जब हम बात कर रहे थे, हमें जब मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो पहले हमें कुल परिणाम निकालने। यानी इस क्वेश्चन में n का मान तो हो गया आपके पास 36। क्लियर? एक बार यदि हम पासा उछालते तो 6 और 2 बार यदि हम पासे को उछालें तो आपके पास टोटल आउटकम्स होते हैं 36, जो मैंने आपको लिखे। इतने आउटकम हो सकते हैं। इसके अलावा 2 बार उछालने पर पासों को 36 से ज्यादा आउटकम्स या कम नहीं हो सकते। टोटल कितने होंगे? 36। अब हमने जो घटनाएं हैं, मैंने आपके सामने 5 घटनाएं लिखी। इन 5 घटनाओं में के इन टोटल में से कितने फेवर में आउटकम्स हो सकते हैं उनकी बात करें। पहले घटना में हम बात करें, पहले घटना में वो कह रहा है पासों का अंक, दोनों पासों के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो देखो कौन कौन से हो सकते हैं 10। 10 से हम बात करें, यहां से जाएंगे तो आपको एक तो 4 और 6, 4 और 6 इन दोनों को जोड़ा तो कितने हो गए? 10। और क्या हो सकता है? 5 और 5 और एक 6 और 4। पहले पासे पर 4 अंक आए, दूसरे पासे पे 6 अंक आए, दोनों पासों पर 5-5 अंक आए, या पहले पासे पे 6 अंक आए और दूसरे पासे पर 4 अंक आए। तो टोटल कितने हो गए? 10। यदि फेवर में कितने आउटकम्स हुए आपके पास? 1 2 और 3 कॉम्बिनेशन। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपके पास? 3। तो फेवर में और टोटल 36, यानी 1/12 ये आंसर हो जाता है। यदि क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, यदि 2 पासों को उछाला जाए, 2 पासों को उछालने पर दोनों पासों के अंकों का योग 10 आए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो क्या आ जाएगा आंसर? 1/12।
आपने ऐसे आपने सॉल्व करके निकाल लिया। क्लियर है क्वेश्चन? आगे करें। दूसरे यदि हम बात करें, वो कह रहा है कि दोनों पासों का अंक 12 हो, 12 है ना, दोनों पासों का योग कितना हो, 12। तो कितने ऐसे कितने पास हो सकते हैं, अंकों का योग 12 हो, तो एक ही सिचुएशन बनती है ओनली, दोनों पासों का कितना है, 6 और 6। इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं होती कि जिनको जोड़ें और टोटल हमें 12 मिल जाए। इसका मतलब हमारे पास आउटकम कितना रहा, 1। यदि हम इसकी प्रायिकता निकालें तो हम आपके पास हो गया 1/36, ये आपका आंसर दूसरे वाले क्वेश्चन का। तीसरा क्वेश्चन हम कहें कि दो पासों को अंकों का योग 14 अंकों का योग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12। तो इसका मतलब तीसरे क्वेश्चन की बात करूं, सी तीसरा क्वेश्चन, दोनों पासों के अंक 14 हो ही नहीं सकते। इसका मतलब तीसरे वाले घटना m का मान तो 0 और टोटल 36, तो टोटल आंसर 0। चौथी घटना, दोनों पासों का अंकों का योग समान हो। इसका मतलब दोनों पासों पर समान अंक आए। समान अंक कैसे आ सकता है, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 और 6-6। तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास m का मान 6 और n का मान 36। तो आपके पास आंसर हो गया 6/36, 1/6। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन, एक पासे पर तो एक अंक हो, कम से कम एक अंक हो। तो इस क्वेश्चन को 5वें को यदि मैं बात करूं, एक पासे पर एक अंक हो और दूसरे पर, तो देखिए इसका मीनिंग है दोनों पासों में से एक, इसका मीनिंग है इस वाले क्वेश्चन का जो हम कह रहे हैं, कम से कम एक पासे पर तो कितना अंक हो, 1। तो जितने पासे हैं उनमें से दोनों में से एक में एक आना चाहिए। 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 1, 2 1, 2 3 1, 4 1, 5 1 और 6 1। दोनों में से एक आ रहा है, दोनों में से एक पासे पर क्या होना चाहिए, एक, कम से कम। यदि दोनों पासों पर भी एक हो सकता है। कितने बने टोटल आपके पास, 11। n कितना है आपका, 36। तो आपकी प्रायिकता हो गई 11/36। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन के 12 टोटल आउटकम्स कर लेंगे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, और फिर उनके जो हम जिस घटना की प्रायिकता निकाल रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं ये लिखेंगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन की प्रायिकता कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हमने ये आज ये बताया कि मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर इस प्रोबेबिलिटी में कुछ बहुत सारी कमियां हैं। ये जैसे कमियां हैं कि यदि n इनफाइनाइट हो, कंटिन्यूअस बढ़ता चला जाए, तो हम कैसे कैलकुलेट करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। n पॉसिबल नहीं है, ये एक कमी है बहुत बड़ी। n इनफाइनाइट है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0। ऐसे ही हम हर घटना की प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी कुछ कमियां हैं। इस कमियों को हटाते हुए एक मॉडर्न डेफिनेशन दी गई। कौन सी डेफिनेशन दी गई, मॉडर्न डेफिनेशन। इसको हम कहते हैं मॉडर्न डेफिनेशन या एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये हमारी मॉडर्न डेफिनेशन है, पर ये मैं आपको याद दिला दूं कि आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल क्वेश्चन, वो आपको क्वेश्चन जो भी हैं वो मैथमेटिकल से सॉल्व किए जाते हैं। सिर्फ ये जो डेफिनेशन है एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन, ये सिर्फ हम डेफिनेशन या थ्योरेटिकल क्वेश्चन निकालने के लिए ही काम में लेते हैं, प्रैक्टिकली इसको काम में बहुत कम लेते हैं। हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करने हैं। आप ध्यान रखें, जितने भी आपके पेपर में क्वेश्चन आए वो मैथमेटिकल से सॉल्व करने हैं। ये जो मॉडर्न डेफिनेशन है
ये एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, या इसी को हम आधुनिक प्रायिकता भी कहते हैं। बेसिकली ये जो एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन है, इसकी जो ये जो दी थी, ये A.N. कोल्मोग्रोव ने दी थी। A.N. कोल्मोग्रोव एक रासायनिक रूस के साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1933 में हमारी ये जो एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन कहें या मॉडर्न डेफिनेशन कहें, ये किसने दी थी? A.N. कोल्मोग्रोव ने दी थी। दूसरी बात, ये जो एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन है, ये हमारी समुच्चय सिद्धांत जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सेट थ्योरी पर आधारित है। हमारी जो डेफिनेशन है वो कौन सी थ्योरी पर? ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है? समुच्चय सिद्धांत या सेट थ्योरी पर आधारित है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात इस डेफिनेशन की, इसमें 3 परिकल्पनाएं या अभिकल्पनाएं लिए हैं, एग्जाम से लिए हैं। ये जो अभिकल्पनाएं हैं, ये तीनों अभिकल्पनाएं या एग्जाम्स, इसके 3 एग्जाम्स हैं, इन्हीं पर आधारित है ये आपकी डेफिनेशन। पहली एग्जाम्स है कि प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होगा। पहली कंडीशन, प्रोबेबिलिटी का मान मैक्सिमम मान 1 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का मान ऐसे नहीं हो सकता कि हम देखते हैं, मैं काफी सारे क्वेश्चन पेपर, काफी सारे स्टूडेंट जब सॉल्व करते हैं तो मैं देखता हूँ कि वो लिखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं कि आज हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, तो मेरी तो 5 आ गई, तेरी कितनी आई? मेरी बोला आधी आई है। तो वो खुश हो रहा है कि 5 आई है, तो प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, नेगेटिव भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो पहला चीज ये इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ध्यान रखें। दूसरा जो इस सिद्धांत या दूसरी जो कल्पना थी इनकी अभिकल्पना कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। पहली क्या बताई? प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, और दूसरी कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। और तीसरी कंडीशन हमने आपसे पिछले क्लास और वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। कैसी इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अपवर्जी घटनाओं, मान लीजिए A1 A2 दो अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ये कहता है कि इन अपवर्जी घटनाओं के जोड़ की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, अपवर्जी घटनाओं के जोड़ की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के जोड़ के बराबर होगी। ये तीसरी ए और बी कैसी घटना होनी चाहिए? अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये कहता है जितनी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, उन सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के जोड़ की प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी के जोड़ के बराबर होगी। तीसरा सिद्धांत ये कहता है। तो ये 3 बेस अभिकल्पनाओं पर आपकी कौन सी प्रोबेबिलिटी? एक्जोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी आधारित है। पहली 0 से 1 के बीच में होगी, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, और अपवर्जी घटनाओं की जोड़ की प्रोबेबिलिटी उनके घटनाओं की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के जोड़ के बराबर होगी। तो आज हमने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस की कि हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करें। प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप सिंपल एक फॉर्मूला बताया कि m/n फेवरेबल, उस घटना के फेवर में कितनी इवेंट हैं, आउटकम्स हैं, और टोटल कितने हैं। आप इन बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी किताब में दिए होंगे, उन्हें सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद हमारे इनको वीडियो को ध्यान से देखें। देखने के बाद हमारे YouTube चैनल पर इसको सब्सक्राइबर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, जिससे हमें
उन कमेंट्स दें, कुछ सजेशंस दें, जिससे और हम आगे क्लासों में इसको इम्प्रूव कर सकें। गुड डे।